अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि इट इज़ अ सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जिसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसने सर्किट बनाया था अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ब्रिज लाइक सर्किट है। तो डिफाइन करने के बाद फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो है बेसिकली 4 रेजिस्टेंस में मुश्तमिल होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4, जिसको हम कनेक्ट करते हैं ना फॉर्म ऑफ क्लोज मैश, यानी लूप की फॉर्म में हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम ABCD कह रहे हैं। अब पॉइंट बी और डी के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है। बुक में उसने लिखा हुआ है सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। इससे पहले आप सेंसिटिव लिख देना। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर कौन सा होता है, जो वेरी स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर दे, वेरी स्मॉल करंट को भी डिफ्लेक्शन दे दे, इसे कहते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। और पॉइंट ए और सी के दरमियान हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और हम जब स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा थ्रू गैल्वानोमीटर। बाबू की एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बस आपने बता देना कि ये क्लोज लूप होता है, ये 4 जिसमें मुश्तमिल है। 2 के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर को लगा दिया, 2 पॉइंट के दरमियान हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कशन करनी है यहाँ पे एक्चुअली कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किस तरह करेंगे। इसके ज़रिए आपको पता होना चाहिए कि हमने जब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हमने अब यहाँ पे कंडीशन ड्राइव करनी है जिस पे गैल्वानोमीटर 0 करंट शो करे इवन जब स्विच क्लोज भी हो, यानी बैटरी ऑन भी है लेकिन गैल्वानोमीटर 0 करंट शो करे। हमने इस कंडीशन को यूज़ करना है जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। और इस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। देयर आर 3 लूप्स। अब ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है ये मल्टी लूप सर्किट है। कौन सा सर्किट है, मल्टी लूप। एक होता है सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट कौन सा होता है, जिसमें एक ही करंट का पाथ होता है, यानी ये जो देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सर्किट है, सिंगल लूप है, इसमें करंट का एक ही पाथ है, एक ही क्लोज पाथ है। तो ये कौन सा सर्किट है, सिंगल लूप सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, सिंगल लूप, जिसमें करंट का एक ही पाथ है। और यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन निकालते हैं कि हाई टू लो पोटेंशियल होगी वो। लेकिन ये जो सर्किट है जो हमने आज टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, ये मल्टी लूप सर्किट है, क्योंकि इसमें देखें एक से ज़्यादा करंट के लूप्स हैं। इस सर्किट में 3 लूप हैं, ये वाला करंट का लूप बन रहा है, ये वाला करंट का लूप बन रहा है, और तीसरा ये वाला लूप बन रहा है। इसको हम कह सकते हैं ए बी, AD है, ठीक है, DC है, और तीसरा कौन सा लूप है, CD फिर वापस C पे। अब आपको पता होना चाहिए मल्टी लूप सर्किट को सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले इसने ना 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट जो इस तरह के होते हैं, इसको सॉल्व करने का रूल्स ही ये हैं कि मल्टी लूप सर्किट जो होते हैं इसमें हमने पहले लूप्स को डिफाइन करना होता है, फिर हमने लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना होता है। यानी यहाँ पे हमने तीनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन जो है ना उसको हमने अज्यूम करके रखना होता है, चाहे क्लॉकवाइज रख दे तीनों लूप में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज। सिंगल लूप सर्किट में हम बैटरी को देख के डिसाइड करते हैं ना करंट की डायरेक्शन हाई पोलैरिटी से लो पोलैरिटी की तरफ, लेकिन यहाँ पे हमने पोलैरिटीज़ को नहीं देखना, हमने खुद डिसाइड कर लेना करंट की डायरेक्शन तीनों लूप में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम ही आता है। तो ये मल्टी लूप सर्किट है, लिहाजा यहाँ पे भी हम करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे, अज्यूम कि देयर आर 3 लूप्स ADB, DCB एंड CAD। हम अज्यूम करते हैं हमें करंट थ्रू लूप इज I1, I2 and I3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप चाहे क्लॉकवाइज रख लें। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने पहला काम क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना होता है।
फिर हमने अब यहाँ पे किरचॉफ रूल को अप्लाई करके हमें इक्वेशंस बनानी है, उनको सोल्व करते हुए फिर हमने कंडीशन डिफाइन करनी है। अब मैं यहाँ पे दो लूप्स पे किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करूँगा, ये वाले लूप और ये वाले लूप पे। तीसरा लूप मैं नहीं करूँगा क्योंकि गैल्वानोमीटर इन दो लूप्स में पाया जा रहा है, तो हम इस पर ही अप्लाई करेंगे। अब लूप ए डी बी ए पे मैं किरचॉफ सेकंड रूल जब अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखें 3 कंपोनेंट्स हैं, R1 R3 और गैल्वानोमीटर, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि रजिस्टर के लिए हम लोग पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव ही लेते हैं क्योंकि रजिस्टर में करंट हाई टू लो पोटेंशियल ही मूव करते हैं। तो R1 में पोटेंशियल में चेंज किसके बराबर होगी, -I1 R1, ठीक है। और RG में पोटेंशियल में चेंज के लिए हम जब करंट की बात करेंगे, देखें गैल्वानोमीटर में तो दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2। अब I1 करंट जो है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ये देखिए यूँ जाएगा अपवर्ड, और I2 करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा दोनों करंट ऑपोजिट हैं। तो गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला नेट करंट किस तरह आएगा, दोनों करंट को मैं माइनस करके रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। और R3 में से भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है करंट और एक I3 जो इस तरह फ्लो करते जा रहे हैं। तो R3 में से भी नेट करंट किस तरह आएगा, I1 में से I3 माइनस करके R3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन तीनों पोटेंशियल चेंज का सम किसके बराबर मैं लिख दूंगा, 0 के, ठीक है। और यहाँ पे 0 के इक्वल आंसर आएगा। हो सकता है कि ये डिफरेंस I1 I2 का डिफरेंस नेगेटिव में आ जाए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 रकमों में से एक प्लस में बाकी दो नेगेटिव में, तो सोल्व करके आंसर 0 आ सकता है, ठीक है। ये नहीं समझना अगर आपको कोई कहे कि देखिए तीनों रकमें नेगेटिव में तो आंसर 0 किस तरह आएगा, तो आपने कहना कोई एक पॉजिटिव भी तो हो सकती है, और होगा ऐसा, या ये वाला डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 ही आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने फॉर्मूले में डेरिवेशन में तीनों रजिस्टर के लिए पोटेंशियल में चेंज नेगेटिव में लेनी है क्योंकि रजिस्टर में करंट हाई टू लो पोटेंशियली फ्लो करते हैं। अब दूसरे लूप पे हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल, तो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे, यानी लूप DCBD। तो यहाँ पे भी 3 कंपोनेंट्स हैं, तो R2 में से एक ही करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल में चेंज -I2 R2, RG में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने I2 - I1 लिखना है। पिछले लूप में हमने I1 को पहले रखा था, इधर I2 को रखना है, यानी सेकंड लूप में I2 को पहले रखना है आपने, ठीक है। और R4 में से पोटेंशियल में चेंज किसके बराबर होगी, -I2 - I3, क्योंकि R4 से भी दो करंट गुजर रहे हैं, I2 और I3, तो नेट करंट दोनों को माइनस करके आएगा और उसको R4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने कंडीशन ड्राइव करनी है जिसपे गैल्वानोमीटर 0 करंट शो करे। अब गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट बेसिकली I1 और I2 का डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूँ गैल्वानोमीटर का करंट 0 है, मतलब फिर क्या है कि I1 I2 के बराबर है, यानी गैल्वानोमीटर 0 करंट करने के लिए हमने I1 को I2 के इक्वल रखना है। अब यही I1 I2 में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 1 में जब मैं I1 I2 के बराबर पुट करूँगा तो क्या होगा, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। देखिए ना, I2 अगर मैं इससे कर दूँ I2 - I2 0, पूरी रकम 0। इस I1 को मैं I2 कर देता हूँ, इस I1 को भी मैं क्या कर देता हूँ, I2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 सोल्व होके क्या रह जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी I2 R1 -I2 - I3 R3 = 0। ये रकम यहाँ पे माइनस में उधर जाकर के आ जाएगी पॉजिटिव। इस तरह इक्वेशन 2 में भी मैं I1 को I2 के इक्वल पुट करता हूँ, ये ऑलरेडी I2 के इक्वल है, ये भी I2, इस I1 को मैं I2 करूँगा तो ये भी रकम 0 हो जाएगी। ये I2 है, इसको ऐसे ही रहने दें, तो ये इक्वेशन बाकी रह जाएगी। ये माइनस वाली रकम में जाकर आ जाएगी प्लस, इसे इक्वेशन 3 कहते हैं, इसे इक्वेशन 4। इन दोनों को हम डिवाइड अगर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे, राइट हैंड साइड राइट पे डिवाइड करते हैं, तो I2 से कट जाएगा, ये ब्रैकेट वाली रकम ब्रैकेट वाली से कट जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि व्हेन एवर दिस कंडीशन सेटिस्फाई, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यानी कि गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट 0 है, तो पक्की बात है यहाँ पे कि R1 और R2 की रेशो बराबर होगी R3 और R4 की रेशो के। यानी कि अगर गैल्वानोमीटर से करंट 0 है ना, तो फर्ज किया R1 10 है और ये 5 है, ये तो 10/5 आंसर क्या आएगा, 2। तो पक्की बात है इन दोनों की R3 और R4 की रेशो भी 2 के बराबर ही होगी, यानी अगर ये 8 तो पक्की बात है ये क्या होगा, 4। तो हम ये कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं। एंड पे बता रहा है फर्ज के यहाँ पे R1 R2 और R3 नॉन वैल्यू है हमारे पास,
और वो एडजस्टेबल है, इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। और R4 अननोन है, तो मैं R1 R2 R3 को चेंज करता रहूँगा जब तक गैल्वानोमीटर ज़ीरो करंट शो नहीं कर देता। और जैसे गैल्वानोमीटर ज़ीरो शो करेगा करंट, तो हम R4 जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से R4 का फॉर्मूला ये बन जाएगा ना, R4 इधर ले आए तो R1 ओवर R2 उधर जाकर के हो जाएगा R2 ओवर R1। तो हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज पता है, जिस पे गैल्वानोमीटर ज़ीरो करंट शो करे इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, R4 के बराबर होगा। ज़रूरी नहीं अननोन R4 ही हो, वो R2 भी हो सकती है, R1 भी हो सकती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं हम R1 R2 R3 तीनों को एडजस्ट करें, हम इनमें से किसी एक को भी एडजस्ट करते हुए ये कंडीशन अचीव कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया R1 R2 की रेशो 5 है, तो R3 R4 की रेशो हम 5 करेंगे, R3 को इस तरह कम या ज़्यादा करेंगे, इसमें ये भी रेशो 5 हो जाएगी। फिर हम दोनों इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, सेकंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल यही है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड की मदद से, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये मैंने पूरा ही टॉपिक लिख दिया है, एज इट इज़ आप पेपर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।